नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य ही प्रथम सम्राट था जिसने भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक एकता स्थापित किया। साथ ही मौर्यों ने एक सुदृढ़ केंद्रीकृत शासन प्रणाली की नींव रखी। मौर्यों के समय ग्राम स्तर से लेकर केंद्रीय प्रशासन तक की एक सुदृढ़ व्यवस्था थी। यह शासन प्रशासन का एक उत्कृष्ट नमूना था। तो आइए आज हम समझते हैं कैसी थी मौर्य काल में मौर्य प्रशासन की व्यवस्था, अर्थात मौर्य वंश में मौर्य प्रशासन कैसा था, कैसी थी प्रशासनिक व्यवस्था। मित्रों, मौर्य काल में जो शासन की सबसे निचली इकाई थी उसे ग्राम कहती थी। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। मैं अभी एक बार आप लोगों को प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बता दूं तो सबसे जो छोटी इकाई थी वो ग्राम थी और 100 ग्रामों के समूह को संग्रहण कहा जाता था। 100 गांवों के 100 संग्रहण, 100 गांवों के समूह को संग्रहण कहा जाता था। 200 ग्रामों के समूह को खारवटिक कहा जाता था। 400 ग्रामों के समूह को द्रोणमुख कहा जाता था। 800 ग्रामों का समूह जो है वो स्थानीय कहलाता था। स्थानीय के ऊपर आहार या विषय होते थे और आहार या विषय के ऊपर प्रांत और प्रांत जो है के ऊपर जो है वो साम्राज्य था। अर्थात मौर्य काल में केंद्रीय साम्राज्य जो है वो प्रांतों में विभाजित था। प्रांत आहार या विषय में विभाजित थे। आहारों को स्थानीय विभाजित किया गया था। स्थानीय को द्रोणमुख खारोटिक में विभाजित थे। खारोटिक में संग्रहण और संग्रहण के अंतर्गत सबसे जो छोटी इकाई थी वो ग्राम होती थी। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि संग्रहण में कितने ग्राम होते थे, खारवटिक में कितने ग्राम होते थे, द्रोणमुख में कितने ग्राम होते थे। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीकृत प्रशासन। मौर्य काल में केंद्रीकृत प्रशासन कैसा होता था। सम्राट निरंकुश होता था, वो सबसे केंद्र में होता था। उसकी शक्तियाँ विस्तृत थीं। वो कहने के लिए निरंकुश था, लेकिन जब भी वो शासन चलाता था अपनी एक सुदृढ़ जो उसकी मंत्री परिषद होती थी, अपने जो हमला होता था उसकी सहायता से और कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को ध्यान में रख कर ही वह राज्य को चलाता था। तो सम्राट जो है वो जो केंद्र में होता था, सबसे जो प्रमुख अधिकारी होता था वो सम्राट होता था। सम्राट जो कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। अक्सर पूछा जाता है कि राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने दिया, तो राज्य का सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के उदाहरण है। कौटिल्य ने इसको प्रस्तुत किया था। इसमें क्या होता था, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना को बल से कहा गया, बल, सेना और मित्र, ये 7 होते थे। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ये थे कौटिल्य के शब्दांग सिद्धांत। अब राजा के नीचे क्या होता था कि पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो प्रमुख अधिकारी होते थे वो केंद्रीय प्रशासन में वो होते थे तीर्थ मतलब समझ लीजिए आज के जैसे मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो उनको तीर्थ कहा जाता था। आज के जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो उस समय तीर्थ कहलाते थे। तीर्थों की संख्या 18 होती थी। अब एक बार मैं आपको बता दूं कि मौर्य काल में ये तीर्थ कौन कौन थे, वो किस विभाग के प्रधान थे। तीर्थ में जो सबसे महत्वपूर्ण होता था वो मंत्री होता था। मंत्री कहने से आज का प्रधानमंत्री, मंत्री तो उसका विभाग क्या होता है, प्रधानमंत्री। पुरोहित ये भी समझ लीजिए प्रधानमंत्री की तरह ही था। मंत्री और पुरोहित ये दोनों ही महत्वपूर्ण तीर्थ थे। तीसरा तीर्थ था
सेनापति या युद्ध विभाग का मंत्री होता था। जो चौथे स्थान पे आता था युवराज, जो राजा का उत्तराधिकारी होता था। उसके बाद आता था समाहर्ता। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान था। छठवां जो अधिकारी था वो सन्निधाता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। उसके बाद होता था 9वें नंबर पे आता था 7वें नंबर पे आता था प्रदेष्टा। प्रदेष्टा जो है फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, कमिश्नर जैसे होता है। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश क्या होता था? प्रदेष्टा। उसके बाद 8वें नंबर पे नायक आता था, जो सेना का सेना नायक, सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। 9वें नंबर पे कर्मांतिक होता था, जो उद्योगों एवं खानों का अध्यक्ष होता था। ये बहुत पूछा जाता है, कर्मांतिक क्या होते थे मौर्यकाल में? ये होते थे उद्योगों एवं कारखानों के अध्यक्ष। 9वें नंबर पे दंडपाल आता था, जो पुलिस अधिकारी होता था। 10वां है व्यवहारिक, जो कि नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता था। नागरिक या पौर, ये नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल होता था। दुर्गपाल, ये भी बहुत पूछा जाता है। दुर्गपाल क्या था? राजकीय दुर्गों का अध्यक्ष था। जो भी राजकीय दुर्ग थे उसके अध्यक्ष को दुर्गपाल कहा जाता था। दुर्गपाल के बाद आता था अंतपाल, जो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। आठवीं जो है वो वन विभाग का अध्यक्ष था, वन विभाग का प्रधान था। फिर 8वीं के बाद दवारिक होता था, जो राजमहलों को देख रेख करने वाला प्रधान था। इसके बाद दवारिक के बाद जो है आंतरवशिक होता था, जो अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। और 18वां तीर्थ था मंत्री परिषदाध्यक्ष, जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। तो ये 18 तीर्थ थे। 18 तीर्थ कौन कौन थे? मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रदेष्टा, नायक, कर्मांतिक, दंडपाल, व्यवहारिक, नागरक, दुर्गपाल, अंतपाल, आठविक, दवारिक, अंतर्वशिक और मंत्री परिषदाध्यक्ष। ये 18 तीर्थ होते। तो ये कैबिनेट की तरह थे तीर्थ। इसके अलावा तीर्थों के बाद जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे उन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। ये जो महत्वपूर्ण तीर्थ जो होते हैं मंत्री और पुरोहित थे। इसके अलावा अध्यक्ष होते थे। अध्यक्षों की संख्या 26 बताई गई है। 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में। अध्यक्ष जो है ये द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी होते थे। मंत्री परिषद समझ लीजिए कि उसमें मंत्री परिषद कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, उनके जो प्रशासक होते थे या PS राज्य मंत्री, मतलब उससे जो कनिष्ठ होते थे, तीर्थ से जो कनिष्ठ होते थे, उन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। तो तीर्थ का अध्यक्षों पर नियंत्रण होता था। अध्यक्षों का अन्य जो नीचे के अधिकारी होते थे उन पर नियंत्रण होता था। युक्त और उपयुक्त जो अन्य केंद्रीय प्रशासनिक पद थे, ये केंद्रीय महामात्य तथा अध्यक्ष के नियंत्रण में निम्न स्तर के अधिकारी थे। युक्त और उपयुक्त ये जो है ये केंद्रीय स्तर के केंद्रीय अधिकारी थे, जो अध्यक्षों के नियंत्रण में कार्य करते थे। ये निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। तो ये थे केंद्रीय प्रशासन। मैं अगले वीडियो में आपको जो विविध कुछ अध्यक्ष थे बताए गए हैं उनके बारे में बताऊंगा, और जारी रहेगा प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आपको दी जाने वाली जानकारी। देखते रहिए हमारे वीडियो को, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के बीच शेयर भी करिए। नमस्कार दोस्तों।